तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एग्जाम्स भी अच्छे गए होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का 3rd चैप्टर, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन, हीलियम, इनके बारे में सुना है आपने। इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? ये बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स की फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो दोस्तों, ये तो होगी बात एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स की जो सबसे छोटी फॉर्म होती है उन्हें हम कहते हैं एटम्स। सबसे छोटी फॉर्म का क्या मतलब है दोस्तों? सबसे छोटी फॉर्म का मतलब है कि उससे नीचे कोई भी जो है एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज मैंने बात की हाइड्रोजन की। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होती है, तो H2 के रूप में रहती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के रूप में रहती है। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज्यादा एटम हो। समझ रहे हो? यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम्स, कम से कम भी, वो एक मॉलिक्यूल होगा। अब दोस्तों बात करें आसान भाषा में कहूं मैं अगर आपको, एटम क्या है? एटम आपकी बुक में दे रखा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा गया था उसे? ये डेफिनेशन आई थी बहुत पहले। क्यों आई थी ये डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। उसने देखा कि मैटर को जब हम डिवाइड करते चले जाते हैं, ग्रीक फिलोसफर्स ने भी देखा था, इंडियंस ने भी देखा था। इंडियंस ने एटम्स को परमाणु कह दिया, और जब हम मैटर को डिवाइड करते चले जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद आप मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो पॉइंट, द अनडिवाइडेबल पार्ट या नॉन डिविजिबल पार्ट जो होगा, जो बच जाएगा लास्ट में, उसे हम एटम कहते हैं। ये थी पुरानी डेफिनेशन दोस्तों। पुरानी डेफिनेशन गलत नहीं है, ये नहीं कहता वो गलत है, वो उस नॉलेज के हिसाब से ठीक थी। क्यों? क्योंकि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। उस टाइम नहीं पता था उन्हें, बट अब हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो एटम्स क्या है? एटम्स आप कह सकते हैं, एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। सपोज सोडियम है, मैंने सोडियम का एक टुकड़ा लिया, Na। दोस्तों, ये Na क्यों कहते हैं सोडियम को, ये आप नेक्स्ट वीडियो में जान जाएंगे। सपोज मैंने एक सोडियम का टुकड़ा लिया, तो उसको जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे उसके अंदर एटम्स दिखाई देंगे आपको। तो ये जो एटम्स है ना, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये है एटम्स ऑफ सोडियम। दोस्तों, एटम्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, 10⁻⁻⁹ जितना। इसको हम बोलते हैं नैनोमीटर। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। बट अभी बात करते हैं, ये बात होगी एटम्स की। तो एटम आप किसे कह सकते हैं? एटम आप कह सकते हो बेसिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल किसे कह सकते हो दोस्तों? मॉलिक्यूल कह सकते हो बेसिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता था? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जुड़ते थे आपस में, यही था ना कंपाउंड। तो जब दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़ेंगे तो वो चीज कंपाउंड बनाएगी। तो मॉलिक्यूल, every compound is made up of molecule or either a molecule itself। यानी कि कोई भी कंपाउंड जो होता है या तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है या खुद ही एक मॉलिक्यूल होता है। पर ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि हर मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड होगा। जैसे हाइड्रोजन है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। H2 का मतलब है दो एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दो एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हो गया। पर क्या ये कंपाउंड है? नहीं, क्योंकि इसमें सिंगल तरह का एटम है, यानी सिंगल तरह का एक ही एलिमेंट है, यानी कि हाइड्रोजन है सिर्फ। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया कि हम एटम्स किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। तो अब बात करते हैं, उसके बाद बात आती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। दो साइंटिस्ट थे, एंटोनी लेवाइजर और जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जब रिसर्च किया तो इन्हें दो लॉज बनाए थे इन्होंने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो दो लॉ क्या कहते हैं दोस्तों? आइए उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा।
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है दोस्तों? जब भी कोई एलिमेंट्स या कंपाउंड्स दो चीजें केमिकली कंबाइन करेंगी तो वो इन लॉज को फॉलो करेंगी। तो उन्होंने दो लॉज दिए थे, उन दोनों को टोटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोल दिया जाता है, या केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं आप। कॉम्बिनेशन ये आगे उन्होंने दो टाइप दिए थे, दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो उन्होंने क्या दिए थे? उन्होंने दिए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं, इसको मैं आपको बहुत ही बेसिक से तरीके से समझाता हूँ। सपोज आपने एक गिलास दूध लिया, एक गिलास पानी लिया, मेजर कर लीजिएगा। सपोज 300 ml लिया या एक कप ले लिया, चलो एक कप ले लेते हैं, 200 ml दूध ले लिया, 200 ml पानी ले लिया, उसको हमने एक बड़े बीकर में डाल दिया। तो टोटल जो उसका वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? 400 ml ही आएगा ना, अनलेस आप उसे हीट कर रहे हैं तो पानी उड़ जाएगा, बट हीट नहीं करना, सिर्फ सिंपली हमने मिक्स किया है, जैसे आप दूध वाला मिक्स करते हैं। तो सारे नहीं करते बट ठीक है, कोई भी कर देता है। तो क्या हुआ? वॉल्यूम 400 ml आया, वो 450 क्यों नहीं आया? 350 क्यों नहीं आया? 375 क्यों नहीं आया? 399 क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब बात करते हैं, ये होगी इसकी पहली लाइन डिफाइन। अब बात करते हैं, ये आपको समझाने के लिए था, ये एक्चुअल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल नहीं है। अब पूरी लाइन बात करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? अब यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया, मास कैन neither be created nor be destroyed, but in a chemical reaction। इस बात का क्या मतलब है दोस्तों? इस बात का मतलब है कि जब भी आप दो केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करवाएंगे या दो एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, सपोज मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करवाया HCl बनाने के लिए, H plus Cl gives us HCl, या फिर H2 plus O2 gives us H2। तो दोस्तों क्यों? ये देख लो, यहाँ अगर मैं 10 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूँ, 10 ग्राम क्लोरीन लेता हूँ, तो मेरे को 20 ग्राम HCl मिलेगा। ये चीज है। यहाँ मैंने 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 5 ग्राम मैंने ऑक्सीजन ली, तो मुझे 15 ग्राम वाटर मिलेगा। ये चीज समझ रहे हो? ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। देख रहे हो, 10 लिए थे तो ऐड होके 20 ही बनेगा, ना तो उसमें कम हुआ ना उसमें ज्यादा हुआ। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं? जैसे H2O है, मैंने यहीं से एग्जांपल उठा लिया H2O का। दोस्तों आपके जो घर में पानी आता है उसमें भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, जो मेरे घर में पानी आता है उसमें भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्या आपका कोई फ्रेंड अमेरिका में बैठा है तो क्या उसके घर में जो पानी आता है उसके हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं? नहीं, सभी के 2 होते हैं वाटर के अंदर। क्यों? यही बताता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं कि the number of atoms या the ratio of atoms will remain constant for a constant compound everywhere। समझ रहे हो? कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की रेशियो, कौन सा एटम कितना होगा, किस एलिमेंट का एटम कितना होगा, वो चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर इसको आप कह सकते हैं लॉ ऑफ मास रेशियो।
ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, बस आप याद रखने के लिए कह सकते हैं। मास रेशियो क्या है दोस्तों? मास रेशियो की भी हम बात करते हैं। हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट और ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट। ये यूनिट क्या है दोस्तों? इसको हम AMU भी बोलते हैं। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। AMU होती है कार्बन का 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन एटम। ये आप नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन की सपोज अभी 1 यूनिट है, ऑक्सीजन की 16 यूनिट है, तो इस हिसाब से तो 1:16 हो गया। बट यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो ये क्या रहेगा? 2:1:16 यानी कि 2:16 हो गया ये, यानी कि 1:8। तो इस 1:8 का मतलब क्या है? इस 1:8 का मतलब है कि मास ऑफ हाइड्रोजन compares to mass of oxygen is always be 1:8 in a water molecule, doesn't matter where was it found। यानी कि जब भी आप कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे, कहीं से भी लेंगे पूरे वर्ल्ड में से, तो आपको उसके अंदर जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मास रेशियो है वो 1:8 ही मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है। तो अब आपको डेफिनेशंस दिख रही होंगी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।